Hello students, welcome to Future Scholars. Today we are starting a new chapter, that is your electricity, class 10th science physics. So electricity chapter जो है वो छोटा है, easy है अगर आप अच्छे से समझ लोगे, और बोर्ड से तो आपको पता है कि इससे क्वेश्चन आता ही है. सो इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट. सेकेंड वी विल स्टडी पोटेंशियल डिफरेंस एंड सर्किट्स. थर्ड, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस. Fourth is your resistor combinations, and fifth is heating effect and the power. So these are the topics we will study in this chapter. So let's start with electric charge and current. So जितने भी मैटर होते हैं उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? चार्ज प्रेजेंट होता है. चार्ज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ योर पॉजिटिव चार्ज जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स, एंड सेकेंड वन इज़ योर नेगेटिव चार्ज जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स. एंड दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसकी शुरुआत कौन करेंगे? ये चार्जेस ही करते हैं. तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं थ्रू अ कंडक्टर, दे क्रिएट एन इलेक्ट्रिक करंट. तो सपोज करो ये आपका कंडक्टर है. इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे क्या करेंगे? मूव करेंगे. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो वो एक दूसरे से टकराते हैं. टकराने से क्या होती है? फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है. इस वाले डायग्राम में भी आप देख सकते हो. सेकेंड, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज योर इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ पर चार्ज जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से. क्यू इज़ फॉर चार्ज, और क्यू चार्ज की जो यूनिट होती है दैट इज़ योर कुलम. चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कुलम, एंड पर यूनिट टाइम. तो यहाँ से जो फॉर्मूला आता है करंट का वो आता है चार्ज पर यूनिट टाइम. अब यहाँ पर करंट जो है उसको हम लिखते हैं आई से, और उसकी जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज़ योर एम्पियर. क्यू जो होता है वो चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट कुलम, एंड टाइम इज़ योर टी विच इज़ सेकेंड. अब हम पढ़ते हैं एसआई यूनिट दैट इज़ योर एम्पियर. क्या होता है एम्पियर? तो 1 एम्पियर जो होता है इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड. एक कूलम चार्ज के अंदर अगर एक कूलम चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलते हैं. तो 1 एम्पियर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 कूलम चार्ज डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड. एंड द मेजर्ड इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड दैट इज़ योर एमीटर. एमीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू मेजर द करंट इन द सर्किट. और ये जो एमीटर होता है इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है. तो सपोज ये अगर आपका इस तरीके से सर्किट है, ये मैंने सर्किट बनाया, ये इधर बैटरी है, यहाँ पर ये मैंने एक बल्ब लगा दिया सपोज करो. तो ये बल्ब के सीरीज में ही क्या प्रेजेंट होगा? आपका एमीटर यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव. तो ये नेगेटिव से कहाँ जाता है? पॉजिटिव की तरफ जाता है. तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है. तो करंट जो है वो कहाँ से जाएगा? वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है. तो करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करता है अपोजिट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. तो जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट क्या फ्लो करता है? आपका करंट फ्लो करता है. सो दीज आर द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट. अब एनसीईआरटी की लाइंस थी कि जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की उसको हम बोलते हैं कुलम, और जो 1 कुलम होता है उसके अंदर कितने? नियरली 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक कुलम चार्ज के अंदर. एंड वी नो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलम. ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है. इस एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है. ठीक है. एंड 1 एम्पियर जो होता है इट्स कॉन्स्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड. तो 1 एम्पियर जो होता है वो 1 कूलम पर सेकेंड होता है. एंड इंस्ट्रूमेंट इज योर एमीटर जो मेजर करेगा इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड. अब यहाँ पर एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का कि जो करंट है 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स. 10 मिनट्स के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर 0.5 एम्पियर करंट जो है वो आ रहा है. अब हमें इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट. तो सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ा है करंट का दैट इज आई इक्वल टू क्यू बाय टी. यही पढ़ा है. अब हमें क्या निकालना है?
इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट और टाइम को। बट टाइम जो है वो हमें यहाँ पर 10 मिनट्स में दे रखा है, तो टाइम को हम सबसे पहले सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करा, चार्ज निकाल दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके, दैट इज योर 300 कूलम। सो ईजी सा न्यूमेरिकल था, फॉर्मूला याद होता तो अच्छे से कर लेते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस को आप सीधा सीधा वोल्टेज भी बोल सकते हो। अगर ये जो दो पॉइंट है और ये आपका पूरा इसी तरीके से इसके अंदर एक सर्किट बन रहा है, इन दो पॉइंट्स के बीच में कुछ भी लगाओ, सपोज यहाँ कोई बल्ब लग रहा है, अब इन दो पॉइंट्स के बीच में चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे ताकि ये बल्ब जले, ताकि इलेक्ट्रिक करंट आए। अब इन दो चार्जेस के बीच में जब चार्ज जो है वो पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के बीच में जब चार्ज मूव करता है तो वर्क डन होता है, वर्क होता है। ऑब्वियस है कि कोई भी चीज़ करोगे तो वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट। एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल पुश भी बोल सकते हैं, दैट ड्राइव्स करंट थ्रू द सर्किट। और इससे क्या आएगा, सर्किट के अंदर करंट आएगा। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो W/Q जो होता है वो किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। एंड V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट जो होती है दैट इज वोल्ट। एंड W इज योर वर्क डन, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क डन इज योर सिंपली एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट भी क्या होती थी, जूल होती थी, तो वर्क डन की भी क्या होगी, जूल होगी। Q यहाँ पर चार्ज है, चार्ज इज योर कूलम। तो SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट है। और पोटेंशियल डिफरेंस को यूज़ करने का इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर, विच इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ऐसे अगर ये सर्किट है, यहाँ बल्ब लग रहा है, तो बल्ब के पैरेलल में, यानी इसके जस्ट पैरेलल क्या लगेगा, आपका वोल्ट मीटर लगेगा इस तरीके से। और यहाँ से फिर आपका ऐसे सर्किट जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो ऐसे लगता है आपका वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली the amount of work done which is used to move a unit charge between a two points, and ये जब work done होगा तो क्या जनरेट होगा, करंट। नेक्स्ट वी विल स्टडी components of electric circuits। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए कुछ components यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज योर सेल या फिर बैटरी। अगर ये वाला जो डायग्राम होता है ये होता है सेल के लिए, ये वाला टर्मिनल जो बड़ा वाला डंडा होता है, इस ये टर्मिनल होता है आपका पॉजिटिव, और जो स्मॉल वन होता है वो होता है नेगेटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल। अब यहाँ पर मैंने ये वाले सेल्स जो है वो एक साथ लगा दिए, दो तीन। ये मैंने फर्स्ट सेल लगा दिया, ये मैंने सेकंड लगाया, और ये मैंने क्या लगा दिया, ये थर्ड लगा दिया। तो अगर एक से ज़्यादा सेल हम एक साथ लगा देते हैं तो दैट वन इज़ नोन एज बैटरी। तो वो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। सेकेंड इज स्विच, स्विच चाहिए हमें सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए। थर्ड वन इज योर रजिस्टर, रजिस्टर का काम होता है करंट फ्लो को क्या करना, अपोज करना। सपोज करो सप्लाई आ रही है करंट की 5 एम्पियर, और मतलब वो जो सर्किट जो आपने बनाया है वो मैक्सिमम 5 एम्पियर तक झेल सकता है, लेकिन पीछे से सप्लाई आ रही है करंट की 6 एम्पियर। तो ये जो रजिस्टर है ये उस 1 एम्पियर जो एक्स्ट्रा करंट है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ताकि सर्किट जो है वो हमारा ब्रेक डाउन ना हो। नाउ फोर्थ इज एमीटर या फिर वोल्ट मीटर लगाएंगे ताकि हम करंट या फिर वोल्टेज को मेजर कर सके। सो दीज आर द कॉम्पोनेंट ऑफ योर इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट यहाँ पर लाइन है एनसीईआरटी की, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलते हैं हम वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करा जा सकता है। अब यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। सो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वर्क उसका पोटेंशियल का, दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है, और वर्क डन पूछा है तो क्या हम वोल्टेज और चार्ज को मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि हमें दोनों दे रखे हैं, हमें चार्ज भी दे रखा है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है। दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा वर्क डन क्या आया, दैट इज योर 24 जूल। ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वी विल स्टडी सर्किट डायग्राम्स। सर्किट डायग्राम में जो सेल है उसको मैंने बता दिया है कि जो आपका लॉन्ग वाला होता है दैट इज अ पॉजिटिव एंड द स्मॉल वन इज योर नेगेटिव। जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं सेल्स का तो क्या बनता है, बैटरी। तो ये देखो कई सारे 1 2 3 सेल्स लगा दिए तो हमारी बैटरी बन गई। फिर है प्लग की या फिर स्विच, अगर ओपन है तो अंदर कोई डॉट नहीं आएगी, दैट मीन्स सर्किट ओपन है।
एंड क्लोज कर रहे हैं तो हम अंदर एक डॉट लगा देते हैं, दैट मीन्स अब सर्किट को हमने चालू कर दिया है। फिर है वायर की जॉइंट्स। वायर की जॉइंट्स, जब हमने 2 वायर को ज्वाइन किया तो इस तरीके से एक जंक्शन बन जाता है। फिर है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, तो इस तरीके से हम ऊपर से लाते हुए ऐसे दिखा देते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट ज्वाइंड। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए दैट दिस इज द सिंबल वी यूज, फॉर रजिस्टर दिस इज द सिंबल वी यूज, एंड फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस, जब वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस आ रहा है लेकिन चेंज हो रहा है, तब हम इस तरीके से ये एरो दिखा देते हैं। एरो दिखाने का मतलब है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है इट नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज वेरिएबल। नाउ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, एमीटर के लिए हम एक सर्कल के अंदर ए लिख देते हैं, दैट रिप्रेजेंट योर एमीटर, और वी फॉर योर वोल्टेज। सो ये कुछ सर्किट डायग्राम्स है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ एक्चुअल में क्या है? तो ओम्स लॉ ये स्टेट करता है कि अगर द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस टेम्परेचर के अंदर जो आपका करंट होगा सर्किट के अंदर, वो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। वोल्टेज यानी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। ये है आपका ओम्स लॉ कि द करंट थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। और यहां से जब हम ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो आता है अपना रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू वोल्टेज। तो यहां से जो आपका फॉर्मूला जो आप पढ़ते हो दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, ये है आपका ओम्स लॉ, आई आर। तो यहाँ पर R जो है दैट इज योर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर एक डायग्राम जो है इलुस्ट्रेट किया है कि कैसे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस जो है वो इंटरकनेक्टेड है इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो, तो पहले हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उसके अंदर करंट फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस उसको अपोज करेगा। अब फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से जो आपका R है दैट इज योर रेजिस्टेंस, ये आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो करंट भी हम यहां से निकाल सकते हैं दैट इज V बाय आर, और हम यहां से रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं दैट इज V बाय आई। तो यहां से आप दो फॉर्मूले लगा सकते हो, I इज इक्वल टू V बाय आर और R इक्वल टू V बाय आई। नेक्स्ट वील स्टडी ओमिक एंड नॉन ओमिक। तो ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? नाम से पता लग रहा है कि ऐसे कंडक्टर्स जो फॉलो करेंगे ओम्स लॉ, यानी ये प्रोड्यूस करेंगे एक स्ट्रेट लाइन ऑफ VI ग्राफ। तो यहाँ एनसीईआरटी में आपको ये VI ग्राफ दे रखा है, जो आपकी Y एक्सिस है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस है और जो X एक्सिस है उस पे है करंट। अब आप देखो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रही है? पोटेंशियल बढ़ रही है। ये देखो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रही है या फिर जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है, लीनियरली स्ट्रेट लाइन बनती है, क्योंकि जो लॉ है वो कहता है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो ये क्या होता है? ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, और इसका एग्जाम्पल्स है मेटल्स। जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं लाइक फिलामेंट लैम्प या फिर डायोड्स, ये दे डोंट फॉलो दिस ओम्स लॉ, क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो चेंज करता है विद टेम्परेचर और वोल्टेज। जैसे जैसे वोल्टेज अगर आप चेंज कर रहे हो या टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस के अंदर भी चेंजेस आएंगे। इस वजह से ये कंडक्टर्स क्या होते हैं? नॉन ओमिक होते हैं। सो ये है दैट इज योर ओम्स लॉ। नेक्स्ट वी विल स्टडी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, अगर वो 1 वोल्ट है तो कैसे कह सकते हैं कि वो 1 वोल्ट है? द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। तो 1 ओम जो है, 1 ओम क्या है आपका? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज योर ओम। तो यहां से जो R आया था V इज इक्वल टू आई आर, उससे जो हम रेजिस्टेंस लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं वोल्टेज पर यूनिट करंट, यही लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है दैट इज योर 1 ओम। 1 ओम हम कब बोलेंगे? जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रॉस कर रहा है इन द 1 एम्पियर करंट, तब हम उसको क्या बोलेंगे? 1 ओम बोलेंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट। वोल्टेज दे रखी है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। रेजिस्टेंस 1200 ओम दे रखा है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100 ओम। तो दो रेजिस्टेंस दे रखा है डिफरेंट डिफरेंट, वोल्टेज हमारी कांस्टेंट है 220 है, तो उसमें करंट पूछा है।
फर्स्ट केस V इज इक्वल टू आई आर लगा के हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से हम करंट I निकाल सकते हैं, तो V बाई आर लगा दो। V क्या है आपका 220, उसको किससे डिवाइड कर दिया 1200 से, तो फर्स्ट जो करंट आया दैट इज 0.18 एम्पियर। सेकेंड केस में भी सेम किया, 220 वोल्टेज है और जो रेजिस्टेंस है दैट इज योर 100 ओम, तब हमारा जो करंट आया दैट इज 2.2 एम्पियर। अब आपने देखा होगा कि जब हम करंट जो है उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो वो लिखेंगे V बाय आर, यही लिखेंगे। तो यहाँ से आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो करंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी जब हमने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो हमारा करंट क्या आया, कम आया। ये देखो यहाँ पर 1200 ओम था, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ पर 100 है, तो यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या आया हमारा, कम आया, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है तो हमारा करंट क्या आया, ज्यादा आया। दैट मीन्स दे आर ऑन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, तो ये बिल्कुल सही है। यहां से हमारा जो ओम्स लॉ है वो वेरीफाई भी हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, वो क्या दे रखा है, 60 वोल्ट दे रखा है, एंड व्हेन इट ड्रॉन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, एंड व्हाट करंट ऑफ हीटर ड्रॉन इफ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस टू 120 वोल्ट। तो जब 60 वोल्ट है तब करंट क्या है, 4 एम्पियर, तो अगर मैंने वोल्टेज 120 वोल्ट कर दी तब करंट क्या होगा। तो देखो फर्स्ट केस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और करंट दे रखा है, तो क्या मैं यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लूं, बिल्कुल। रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, V बाय आई, तो यहाँ से जब मैंने रेजिस्टेंस निकाला वो आया 15 ओम। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस मुझे पता लग गया, अब मैंने वोल्टेज जो है वो 120 वोल्ट यहाँ पे इंक्रीज कर दी। अब मुझे वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस भी मैंने निकाल लिया, तो क्या मैं यहाँ से करंट निकाल लूं, बिल्कुल। तो 8 एम्पियर जो है वो मेरा यहाँ से करंट आ जाएगा। इजी से न्यूमेरिकल्स होता है इस चैप्टर के, बस डिपेंड करता है कि क्या आपको सारे फॉर्मूलेज याद है, क्या आपको वो कॉन्सेप्ट लगाना आ रहा है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैं ये निकाल सकता हूँ एंड फिर मैं इस को यूज करके मैं आगे का प्रोसेस कर सकता हूँ, तो वो सब आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। नेक्स्ट इज योर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस इज अ कंडक्टर्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है, उसको अपोज करने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल नेचर एंड इट्स फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन मतलब लेंथ, एरिया, मटेरियल, इन सब पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला जो होता है रेजिस्टेंस का दैट इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया। कैसे आया, जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि एक छोटी वायर है, मतलब लेंथ में कम है वायर, इसके अंदर से करंट जो है वो आसानी से फ्लो कर देगा, इसको कोई अपोज करने का ज्यादा प्रोसेस नहीं आएगा। लेकिन अगर एक लॉन्ग वायर है, उसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा करंट को फ्लो करने के लिए। तो इस वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द लेंथ, और जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया, 1 बाय एरिया। अब यहाँ पर क्या है, एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। सपोज एक वायर है बिल्कुल थिक और एक वायर है थिन, तो थिक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली फ्लो कर लेंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर थिन वायर है, पतली वायर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आएगा टू द फ्लो ऑफ करंट। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो फैक्टर फर्स्ट है यहाँ पर लेंथ, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो जो लॉन्गर वायर है वो ऑफर करेगी मोर अपोजिशन टू द करंट फ्लो। सेकेंड इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके लिए रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो थिकर वायर होगी वो अलाउ करेगी मोर करंट टू पास इजीली। यहाँ पर ये दोनों एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने आपको दोनों एक्सप्लेनेशन दे दी है। थर्ड यहाँ पर बात आती है मटेरियल की। मटेरियल क्या है, रेजिस्टिविटी। अब ये जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मैं इसको और इजीली अगर लिखूं तो यहाँ पर R जो है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया के, राइट, ऐसा लिख सकती हूं मैं। अब जब मैं इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाऊंगी तो मेरा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊंगी तो मेरा एक कांस्टेंट आता है रो, जो बराबर होता है L अपॉन एरिया, रो L अपॉन एरिया के। तो ये कांस्टेंट आता है मेरा, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी, R रो, इसको हम बोलते हैं रो। तो यह रो जो है दैट इज योर रेजिस्टिविटी। तो ये एक
प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है सिर्फ मटेरियल के ऊपर, यानी ये जो रो है, ये जो रेजिस्टिविटी है, ये ना तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, ना ये लेंथ पे डिपेंड करेगी, और ना ही ये एरिया पे डिपेंड करेगी। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, ये इन पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जो है इसको भूल जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या रेजिस्टिविटी चेंज करेगी अगर मैंने मटेरियल चेंज कर दिया, तो मटेरियल चेंज कर दिया तो रेजिस्टिविटी चेंज करेगी, बट मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो अगर देखो यहाँ पर कि कॉपर जो है उसके पास लो रेजिस्टिविटी है। कॉपर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, आसानी से करंट फ्लो करवाता है, तो यानी इसके पास कहीं ना कहीं रेजिस्टिविटी कम है। रेजिस्टिविटी मतलब करंट को फ्लो करने का अपोजिशन कम है। और रबड़ जो है तो उसके पास हाई रेजिस्टिविटी है, क्योंकि वो इंसुलेटर है, इट कैन नॉट प्रोड्यूस, या फिर इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रबड़, तो उसके पास हाई रेजिस्टिविटी होती है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल। बाकी जो रेजिस्टेंस है इट डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ लोगे। एक वायर है ऑफ अ गिवन मटेरियल जिसकी लेंथ है L और एरिया है A, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। यानी जो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है R इक्वल टू, इसके दो प्रोसेस है, दोनों तरीके से मैं बता दूंगी, दो मेथड है इसके। R इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया, यही फॉर्मूला पढ़ा है आपने। तो यहाँ पर इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में, जब लेंथ आपकी L है और एरिया आपका A है, उसमें जो रेजिस्टेंस दे रखा है दैट इज योर 4 ओम। यानी 4 ओम जो है वो किसके बराबर है, रो L अपॉन एरिया के बराबर है फर्स्ट केस के अंदर। सेकेंड केस के अंदर हमें रेजिस्टेंस बताना है ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर रो जो है वो क्या है, यहाँ पर रो सेम रहेगा, रो चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल सेम है। अब यहाँ पर इसकी लेंथ क्या होगी, हाफ हो गई, और एरिया क्या हो गया, 2a हो गया। तो नेक्स्ट में यानी R2 हमें बताना है, पता लगाना है R2 क्या है। R2 में जो रो है दैट इज योर रेजिस्टिविटी, वो सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। लेंथ जो है वो क्या हो गई, हाफ हो गई, यानी L/2, और एरिया क्या हो गया, डबल हो गया, दैट इज 2a। तो ये 2a। सो यहाँ पर अब मैं इसको और अच्छी तरीके से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, रो L अपॉन में 4a, यही हो जाएगा 4a, क्योंकि 2 2 4 होता है, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या आ गया आपका R2। अब देखो ये जो रो L अपॉन एरिया था ये वाला, ये कितना था, ये किसके बराबर था, 4 के बराबर था, ये 4 ओम के बराबर था। तो क्या इसकी जगह मैं 4 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 4 को जब मैं कैंसिल करूंगी तो मेरा जो R2 आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 1 ओम आ जाएगा। यानी आपका सेकेंड रेजिस्टेंस क्या आया, 1 ओम हो गया, जब मैंने लेंथ को क्या किया, हाफ किया, और रेजिस्टेंस को क्या कर दिया मैंने, सॉरी एरिया को क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया। अब देखो सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस लगा सकते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ अपॉन एरिया के, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर R1 अपॉन में R2 को क्या मैं लिख सकती हूँ, R1 अपॉन में R2 को लिख सकते हैं L1 डिवाइडेड बाय L2 मल्टीप्लाई A2, क्योंकि एरिया जो है वो इनवर्सली है, तो A2 अपॉन में A1, ऐसे मैं इसको लिख सकती हूँ। अब वैल्यूज पुट कर देते, लेंथ L1 आपका L ही था, L2 क्या था, हाफ हो गया था, तो 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई A2 क्या था, डबल हो गया था, तो 2a, और A1 क्या था आपका A, यही था। सो A से A कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या थी, 4, और R2 की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो 4 से ये 2 और 2 2 2 4 सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से भी आपकी R2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 ओम आ गई। सो दोनों मेथड है, मेथड 1 मेथड 2, कोई सा भी लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
और जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो R1 जो था वो रो एल अपॉन एरिया था, जिसकी वैल्यू थी 4 ओम। सेकेंड वायर में जब हमने ये वैल्यूज पुट करी तो हमारा जो R2 आया वो 1/4/R1 आया। R1 की वैल्यू यहाँ पर 4 थी, तो 4 से 4 कैंसिल होकर हमारा R2 की वैल्यू जो आ गई वो भी 1 ओम आ गई। इजी था बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। नेक्स्ट दे रखा है रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर जिसकी लेंथ है 1 मीटर, वो है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी आपको लेंथ दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है फर्स्ट मेटल वायर का, और उसका डायमीटर जो है वो 0.3 mm है। अब देखो ये जो छोटी सी वायर होती है उसमें और उसकी रेडियस और उसके डायमीटर में क्या ही ज्यादा डिफरेंस आएगा, राइट। तो यहाँ पर जब अगर आपको डायमीटर दे रखा है तो आप जो रेडियस होता है उसकी जगह आप डायमीटर भी कंसिडर कर सकते हो। ये वाली बात आपको मुझे बतानी थी। अब यहाँ पर डायमीटर की बात हो रही है, यानी अब हम एरिया जो हम लिखते हैं वो एरिया अब हम वायर के केस में क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, यही लिखेंगे। सिलेंडर वायर का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, या फिर अगर आपको डायमीटर दे रखा है तो पाई डी स्क्वायर, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो अब हमें क्या बतानी है, रेजिस्टिविटी बतानी है ऑफ द मेटल एंड प्रिडिक्ट द कौन सा मटेरियल है इस वायर का। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया लगा के जब मैं रो निकालूंगी तो रो का फॉर्मूला आता है रेजिस्टेंस इंटू में एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो एरिया की जगह मैंने रख दिया पाई डी स्क्वायर, और ये जब वैल्यू जब मैंने सॉल्व करी तो आंसर आया हमारा रो का 1.8 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ओम मीटर यूनिट होती है। ओम मीटर, ओम की ये जो रेजिस्टिविटी है इसकी यूनिट निकालना सीख लेते हैं। देखो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज ओम, और एरिया जो होता है वो क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर, और लेंथ जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, मीटर। तो 1 मीटर से ये वाला मीटर कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है, ओम मीटर। तो यहाँ से आपकी रो की यूनिट आ जाती है। और एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में इस रो की जो वैल्यू आई है वो कौन से मटेरियल की आती है, मैग्नीज की आती है। तो वहां से उस वाली टेबल से हमने ये बता दिया। तो इजी है। और यहाँ पर पाई की वैल्यू आप 22/7 रख सकते हो या फिर 3.14 रख सकते हो। नेक्स्ट वी विल स्टडी रजिस्टर कॉम्बिनेशंस, सीरीज और पैरेलल। तो दो तरीके से जो है रजिस्टर्स लगते हैं सर्किट्स के अंदर, या तो वो सीरीज में लगेंगे या फिर वो पैरेलल में लगेंगे। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता था वो हमने बनाना सीखा था, वो इस तरीके से जिगजैग सा होता है। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 3 यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड द 3। ये तीनों रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में लगाया। कैसे पता लगा सीरीज में लगाया, कि अगर जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये करंट जो है वो इसमें से भी जाएगा, इसमें से जाएगा और इसमें से जाएगा। ये करंट जो है वो इन तीनों रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है, कहीं और नहीं जा रहा। दैट मीन्स ये जो रेजिस्टेंस है ये किस में लगे हुए हैं, आपके सीरीज में लगे हुए हैं। तो सेम करंट जो है वो फ्लो करता है थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस, क्योंकि कहीं पे भी करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुई है, वो सीधा का सीधा निकल रहा है, तो कोई चेंज नहीं आता करंट के अंदर, सेम करंट फ्लो करेगा। अगर 5 एम्पियर करंट जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है तो 5 एम्पियर ही इन तीनों रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा। टोटल रेजिस्टेंस जो हम निकालते हैं इस सर्किट के अंदर सीरीज के केस में, तो हम इसमें जो सारे रेजिस्टर्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बट यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड कर देता है, क्योंकि सीरीज के अंदर ये वाला जो रेजिस्टेंस है R1, इसके अंदर कुछ और वोल्टेज आएगी, इसके अंदर कुछ और वोल्टेज आएगी और इसके अंदर भी कोई और वोल्टेज आएगी। तो सीरीज के केस में आपको याद रखना है, सीरीज के केस में सेम करंट होता है और वोल्टेज जो है वो डिवाइड कर जाती है। 1 ब्रेक स्टॉप ऑल सर्किट। सपोज अगर यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस R1 है ये ब्रोक कर गया, ये टूट गया, तो क्या होगा कि आगे करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा अगर एक भी सर्किट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड इट इज यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स। डेकोरेटिव लाइट्स के अंदर ये सीरीज वाला सर्किट यूज होता है। अब बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल के अंदर इस तरीके से लगाया जाता है, दिस इज योर रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड योर रेजिस्टेंस 3। यहाँ पर कैसे पता लगा कि यहाँ से अगर देखो करंट फ्लो करेगा तो ये 2 डायरेक्शन के अंदर डिवाइड हो जाएगा। पहला तो ये सीधा चला जाएगा और सेकेंड ये इधर की तरफ डाउनवर्ड करंट जो है वो फ्लो करने लगेगा। तो अगर करंट की जो डायरेक्शन है वो बट गई, डिवाइड हो गई, तब हम कहते हैं कि यहाँ सर्किट कैसा है, पैरेलल सर्किट है।
बट यहाँ पैरेलल सर्किट के केस में या इन तीनों सर्किट के अंदर वोल्टेज जो है वो क्या होगी, सेम होगी, यहाँ वोल्टेज सेम होती है। सीरीज के केस में करंट सेम होता है, पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम होती है। और यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि ये पैरेलल में लगे होते हैं। करंट डिवाइड हो जाता है अक्रॉस द ब्रांचेस, वन ब्रेक डज नॉट अफेक्ट अदर। अगर इनमें से कोई भी खराब हो जाता है तो बाकी के दो नॉर्मल चलेंगे, उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बट सीरीज के केस में अगर एक खराब हो जाता है तो पूरा सर्किट ही खराब हो जाता है। एंड इट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड वायरिंग। घरों में जो वायरिंग लगती है वो पैरेलली लगती है पूरे घरों के जो सर्किट्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं होता घरों में कि अगर एक सर्किट खराब हो जाता है तो पूरे घर की लाइट चली जाती है या फिर पूरे घर में दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसा नहीं होता, अगर वो एक सर्किट खराब हुआ है तो बाकी की सारी वर्किंग होगी उस टाइम पे। तो हाउस होल्ड में क्या होती है, पैरेलल वायरिंग यूज होती है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे होता है, सारे रजिस्टर्स जो है वो हम ऐड कर लेते हैं। करंट जो होता है वो सेम होता है थ्रू आउट द ऑल रजिस्टर्स, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। करंट, ठीक है, अगर सर्किट दे रखा है उसके अंदर अगर आप एक भी रजिस्टर के अंदर करंट निकाल लोगे और वो सीरीज है तो यानी रजिस्टर 2 और रजिस्टर 3 दोनों के अंदर भी वही सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट, क्योंकि हम सारे ऐड कर लेते हैं। अब पैरेलल के केस में इस तरीके से हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसमें वोल्टेज जो होती है वो सेम होती है अक्रॉस द ऑल रजिस्टर, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो लेस होता है, ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रजिस्टर। तो ये दो पॉइंट है, आप याद रखना। अब करते हैं न्यूमेरिकल, जिससे आपको इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर R1 की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज योर 10 ओम, R2 की वैल्यू जो दे रखी है दैट इज योर 40, R3 is your 30, R4 is 20 and R5 is your 60। ये रेजिस्टर्स की क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है सर्किट का और टोटल करंट बताना है इस पूरे सर्किट के अंदर। और जो बैटरी है वो कितनी दे रखी है आपको, 12 वोल्ट। तो यहाँ पर ये बैटरी कितनी है आपकी, 12 वोल्ट की बैटरी है। तो देखो इस तरीके से जब कॉम्प्लेक्स सर्किट दे रखे होते हैं तो आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो ये आपकी बैटरी लगी हुई है, इसको सपोज ए की बैटरी मान लेती हूँ। जब आप इस वाले रजिस्टर को सॉल्व करोगे तो आपका एक रजिस्टर बन के आएगा, सबका सम करके एक रजिस्टर लगा सकते हो। और जब आप इस वाले सर्किट को सॉल्व करोगे तो भी आपका एक सबका सम करके एक रजिस्टर आएगा और इस दोनों को आप क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। यहाँ पर क्या लग रहा है आपका, एमीटर लग रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट मैंने इजी सर्किट बना दिया। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर ये जो करंट आ रहा है, ये करंट जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। यानी ये कौन सा सर्किट है, ये पैरेलल है। पैरेलल के अंदर हम 1/R वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो जब हमने 1/R वाला फॉर्मूला लगाया फर्स्ट केस के अंदर, वो आया ये देखो 1/10 प्लस 1/40। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके तो हमारा रेजिस्टेंस आया 8 ओम। यानी ऊपर वाला जो आया है, यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो आई है 8 ओम, 8 ओम वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर सेकेंड केस में इधर देखो कि यहाँ पर भी जब ऐसे करंट आगे जाएगा तो ये करंट भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला भी सर्किट क्या है आपका, पैरेलल। तो यहाँ पर जब मैंने लगाया 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 तो हमारा रजिस्टर आया, टोटल रेजिस्टेंस आया 10 ओम। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 10 ओम। ठीक है, अब हमें इस वाले सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, अब हम इसको देखेंगे। अब देखो यहाँ से करंट जब फ्लो कर रहा है तो यही सेम करंट 8 ओम में से निकलेगा और यही सेम करंट 10 ओम में से निकलेगा। सेम करंट पूरे सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, यानी अब ये सर्किट क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो सीरीज के अंदर अब हम इन दोनों सर्किट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या आया हमारा, टोटल 18 ओम आ गया। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो आया इस सर्किट के अंदर वो आया 18 ओम। बट हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालने के साथ साथ हमें टोटल करंट भी निकालना है। तो टोटल करंट निकालने के लिए हम V = IR लगा देंगे। तो टोटल करंट जो आएगा वो आ जाएगा आपका 0.67 एम्पियर। वोल्टेज हमें दे रखी थी 12 और रेजिस्टेंस हमारा निकल गया 18, डिवाइड करके हमारा करंट भी आ गया टोटल सर्किट के अंदर। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो अच्छे से क्वेश्चन आप कर लोगे।
नेक्स्ट वी विल स्टडी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर के अंदर, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये देता है एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जब भी किसी सर्किट के अंदर या फिर कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है तो हीट जनरेट होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये यहां से आपका जूल्स लॉ आता है जो कि है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यानी H जो है वो हीट प्रोड्यूस हुई है, SI यूनिट जूल है, I इज योर करंट एम्पियर, R इज योर रेजिस्टेंस एंड टाइम। यानी ये जो आपकी हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। जैसे जैसे जितना ज्यादा करंट आएगा उतनी ज्यादा हीटिंग होएगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीटिंग होएगी, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी ज्यादा हीटिंग होएगी। जब आप फोन मोबाइल्स वगैरह को ज्यादा टाइम तक यूज करते हो तो वो हीट करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ का ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिकल आयरन के अंदर। आयरन जो होती है आपकी, उसके अंदर निक्रोम की वायर होती है। निक्रोम की वायर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हीटिंग अप्लायंसेस के अंदर हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसके पास हाई रेजिस्टिविटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये जल्दी से हीट नहीं करती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, एंड इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इजिली एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद टोस्टर और हीटर के अंदर यूज होती है। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ये क्या करता है, मेल्ट कर देता है टू ब्रेक डाउन सर्किट ड्यूरिंग ओवरलोड। जब ओवरलोड होता है तो ये जो फ्यूज जो हम लगाते हैं आपके सर्किट्स के अंदर वो मेल्ट डाउन हो जाता है, ताकि सर्किट जो है वो उसको कुछ हो ना, प्रोटेक्ट करके रखता है। इनकैंडेसेंट बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो ग्लो करता है ड्यू टू हीट। जो पुराने जमाने में बल्ब होते थे वो गर्म हो जाते थे, क्यों, क्योंकि जो फिलामेंट जो ग्लो करता है वो हीट से ही ग्लो करता था। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है विच इज यूज्ड इन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर एग्जांपल है कि 100 जूल ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है ईच सेकेंड मतलब 1 सेकेंड टाइम में इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स। तो जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है हमने H हीट वाला, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पढ़ा है। अब हमें क्या बताना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, और पोटेंशियल डिफरेंस बताने का फॉर्मूला जो अभी तक हमने पढ़ा है दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें रजिस्टर दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है, और हमें हीट दे रखी है। तो क्या मैं यहां से करंट निकाल सकती हूँ, बिल्कुल। तो यहां से जो आई स्क्वायर आ जाएगा, यानी आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी H डिवाइडेड बाय आर टी, और उसका क्या हो जाएगा रूट, क्योंकि स्क्वायर है। तो यहां से जब हमने सॉल्व किया तो हमारा करंट आ गया 5 एम्पियर। अब ये करंट जो है वो V इज इक्वल टू आई आर लगा के 20 वोल्ट जो है वो अपनी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सो इजी सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद होगा तो आप कर लोगे। नेक्स्ट वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर पावर क्या होता है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो पावर का फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम कि कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है वो कंज्यूम हुई है, एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी कंज्यूम हुई है इन द सर्किट, दैट इज योर पावर। अब एनर्जी जो है वो हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी यानी कि आपका वर्क डन। वर्क डन जो है पर यूनिट टाइम भी हम पावर को क्या लिख सकते हैं। और वर्क डन हमने इलेक्ट्रिक इस वाले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था, वर्क डन हम लिख सकते हैं वोल्टेज इनटू में चार्ज। आपको याद आ गया होगा कि V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमने पढ़ा था। तो क्या मैं इस वर्क डन को लिख सकती हूँ V इंटू क्यू, बिल्कुल। डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे। और आपने पढ़ा है कि चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है आपका, करंट। तो क्या V इंटू आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से आपका पावर का फॉर्मूला बन के आता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू में करंट। अब आप इसको और कन्वर्ट कर सकते हो,
क्या v इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू आई आर लिख के हमारा फॉर्मूला आया आई स्क्वायर आर, और v इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं तो i इज इक्वल टू वी बाई आर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला बन के आता है हमारा वी स्क्वायर बाई आर। अब आप इसको कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी अगर वोल्टेज दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो पावर निकालने के लिए बोला है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। करंट रेजिस्टेंस दे रखा है, पावर निकालने के लिए बोला है तो ये लगाओगे। वोल्टेज करंट दे रखा है, पावर निकालने के लिए बोला है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है। और ऐसी पावर की जो एसआई यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम वॉट। और 1 वॉट क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड। जूल क्या होगा यहाँ पर? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो 1 वॉट इज 1 जूल पर सेकेंड। और किलो वॉट जो होती है, 1 किलो वॉट कितना होता है? 1000 वॉट होता है। सो 1 किलो वॉट इज 1000 वॉट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो वही एनर्जी क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम हो जाएगा। एनर्जी को हम जूल के अंदर लिखते हैं, तो अगर 1 किलो वॉट आर दे रखा है, उसको अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हम उसको क्या कर देते हैं? उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1 किलो वॉट आर 1 यूनिट होती है, एंड 3.6 मिलियन जूल जो होता है वो 1 किलो वॉट आर होता है इन जूल्स। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब पावर पे एक न्यूमेरिकल था ये वाला कि इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट। पावर हमें दे रखी है व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम। जब हीटिंग मैक्सिमम हो रही है तो हमें ये वाली पावर मिल रही है, और 360 वॉट मिल रही है व्हेन द हीटिंग इज मिनिमम। वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। हमें बताना है करंट और रेजिस्टेंस। तो पावर क्या पढ़ा है हमने? पावर इज इक्वल टू वी बाय आई, है ना, क्योंकि हमें क्या दे रखा है? हमें वोल्टेज दे रखी है। तो क्या यहाँ से करंट निकाल सकते हैं? पहले केस में करंट निकाल दिया हमने, दैट इज 3.82 एम्पियर। और यहां से हमने क्या निकाल दिया? अब हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो V इज इक्वल टू आई आर लगा के हमने यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल दिया। ऐसी सेकंड केस में किया, सेकंड केस में करंट हमारा ये आ गया, एंड V इज इक्वल टू आई आर लगा के हमने सेकंड केस में रेजिस्टेंस निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूले यूज हुए? यहाँ पर पावर इक्वल टू वी आई यूज हुआ, और आपका ओम्स लॉ यूज हुआ, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। तो ये दो फॉर्मूले जो है वो यहाँ पर यूज हुए। ओके, सो ये आपका चैप्टर था। अब आगे 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, करंट दे रखा है, पावर बतानी है, सिंपल फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई लगा के सॉल्व कर देना। एक और ये क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर है, रेटेड 400 वॉट, ऑपरेट 8 आवर पर डे। 8 आवर पर डे के अंदर वो इतनी पावर दे रहा है। कॉस्ट बतानी ऑफ द एनर्जी ऑपरेट फॉर 30 डेज एट द 3 रुपी पर किलोवाट आवर। तो देखो 8 आवर के अंदर अगर वो 400 वॉट कर रहा है तो 30 डेज के अंदर कितना करेगा? 96,000 वॉट आवर, यानी 96 किलोवाट आवर। और ये जो यूनिट हमें दे रखी है यानी 3 रुपी पर किलोवाट आवर दे रखा है फॉर 8 आवर पर डे। तो इतने के लिए कितना देगा? 3 आवर से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 288 रुपी आ जाएगा हमारा आंसर। इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा मैथ अप्लाई हुआ है और फॉर्मुलेज अप्लाई हुए हैं। यहाँ पे फॉर्मूला तो कुछ नहीं था, सीधा मैथ्स ही अप्लाई हुई है कि पर डे का है तो 30 डेज का निकाल दिया, और उसके बाद पर डे का इतना पैसा है तो 30 डेज का कितना होगा वो निकाल दिया। अब कुछ फॉर्मुलेज और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने करंट पढ़ा। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, और उसकी यूनिट होती है एम्पियर। देन वी स्टडीड वोल्टेज। वोल्टेज इज W/Q एंड इसकी यूनिट होती है वोल्ट। देन वी स्टडीड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। Then we studied resistance. Resistance is equal to rho L upon area and depends on material and dimensions. Heating effect के अंदर हमने H is equal to I square RT पढ़ा, और इसकी यूनिट होती है जूल। पावर के अंदर हमने पढ़ा P is equal to VI या फिर I square R, और यहाँ पर यूनिट होती है वॉट, और एनर्जी में करोगे तो किलोवाट आवर, और जूल के अंदर कन्वर्ट करना है किलोवाट आवर को तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6। सो ये थे फॉर्मुलेज इस पूरे चैप्टर के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा। इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड मैं एक वीडियो स्पेसिफिक फॉर न्यूमेरिकल्स बना दूंगी आपके लिए, ताकि आप उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो। एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर कवर कर दिए हैं, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।